हवेली के वसीअ और इस लॉन में शहनाइयों की गूंज और मेहमानों के कहकों ने एक ऐसा शोर बर्पा कर रखा था कि कान बड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। हर तरफ रंगों नूर की बरसात थी। जर्क बर्क लिबास में मलबूस खवातीन और कीमती सूटों में अकड़े हुए मर्द इधर से उधर घूम रहे थे। फिजा में कड़ाही गोश्त और पुलाव की इश्तहार अंगेज खुशबू के साथ महंगे इत्रों की महक रची बसी थी। मगर इस जश्न और हंगामे के बीचों बीच एक वजूद ऐसा भी था जो अपनी जात में एक अलग ही सूख मना रहा था। मिनहा, जिसके पैरों में सूजन आ चुकी थी और सर दर्द से फटा जा रहा था। वो सुबह काजिब से लेकर अब रात की इस पहर तक मुसलसल काम में जुटी हुई थी। शाजिया भाभी की कजन की शादी थी, मगर सारा बोझ मिनहा के नातवा कंधों पर था। वो यतीमी का वो बोझ थी जिसे शाजिया अपने मेके सिर्फ इसलिए लाई थी कि नौकरों पर नजर रखने और छोटे मोटे काम निपटाने के लिए एक मुफ्त की मुलाजमा मैसर आ जाए। मिनहा ने बमुश्किल खुद को घसीट दे सीढ़ियों का रुख किया और उसकी आंखों में नींद का गलबा था और फलके जैसे मनोवजनी हो चुकी थी। उसका जी चाह रहा था कि वो वहीं सीढ़ियों पर सर रखकर सो जाए, मगर उसे ये मालूम था कि अगर शाजिया भाभी ने उसे सुस्ताते हुए देख लिया तो अपनी जुबान के नश्तरों से उसका कलेजा छलनी कर देंगी। वो सहारा लेती हुई ऊपर की मंजिल पर पहुंची, जहां शाजिया अपने कमरे में सहेलियों की झुरमट में बैठी अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी और उसके कहकों में कॉरिडोर तक सुनाई दे रहे थे। मीना ने दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा ही था कि शाजिया की तेज और जहरीली नजर उसके खस्ता हाल वजूद पर पड़ी। उसके माथे पर नागवारी के गहरे बल पड़ गए। उसे मिनहा को बोलने का मौका दिए बगैर उसे सबके सामने झिड़क दिया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो यहाँ मेहमान बैठे हैं? मेरी सहेलियां आई हुई हैं और तुम इस हुड़ियों के साथ यहाँ मेरे कमरे में हुड़िया बिगाड़ने चली आई हो। जाओ अब यहाँ से, नीचे वाले हॉल में जाओ या कहीं भी दफा हो जाओ। बस मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। शाजिया के लहजे में वो हकारत थी। उसने मिनहा के दिल को किरची किरची कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद भाभी उसे कुछ देर आराम करने का कह दे, मगर यहाँ तो उसे दुत्कारा जा रहा था। कमरे में मौजूद दीगर खवातीन ने दबी दबी हंसी में शाजिया का साथ दिया और एक दूसरे को कोहनी मारकर इशारे किए जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अछूत शय हो। मिनहा की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने जफ्त के कड़े घूंट बढ़कर उन्हें पलकों की बाढ़ से गिरने न दिया। वो जानती थी कि यतीमी के आंसुओं की कीमत इस दुनिया के बाजार में खोटे सिक्के से भी कम है। वो सर झुकाए उल्टे कदमों वापस पलटी, मगर जाए तो जाए कहाँ? नीचे हॉल में बिस्तरों का अंबार लगा था, जहाँ बच्चे ऊधम मचा रहे थे और उनका शोर किसी मछली बाजार से कम नहीं था। बरामदे में मर्द हजरात चाय पी रहे थे और गपशप लगा रहे थे, जैसे उन्हें मिनहा के वजूद से कोई सरोकार ना हो। खवातीन के गिरोह हर कमरे पर काबिज थे। उसे इस वसी हवेली में दो किस जगह भी मुयस्सर ना थी जहां वो अपनी थकन से चोर वजूद को गिरा सके। नींद के गल्फे ने उसे नीम बेहोश कर रखा था। उसे नहीं मालूम था कि वो किस सिमत जाएगी। बस कदम खुद ब खुद उसे राहदारी के आखिर में मौजूद उस कमरे की तरफ ले गए जिसका दरवाजा निम्बा था और वहां से खामोशी झांक रही थी। ये ऊपर की मंजिल का सबसे आखिरी कमरा था जहां मेहमानों की रसाई नहीं थी। इन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में मध्यम सी नीलगो रोशनी थी जो दीवारों पर लगे खूबसूरत वॉल लैंप से छन कर आ रही थी। कमरे का दर्जा हरारत हीटर की वजह से बाहर की निस्बत ज्यादा और पुरसुकून था और एक मखसूस मर्दाना परफ्यूम की मशहूर कर दहक फिजा में रची बसी हुई थी जो असाब को सुकून देने वाली थी। मगर मिन्हा के हवास तो कब के जवाब दे चुके थे। उसे ना खुशबू का होश था न जगह का एहसास। उसकी नज़र सामने बिछे वसीओ इस बिस्तर पर पड़ी जिस पर बिछा सफ़ेद ब्रॉक कंफर्टर किसी बादल के टुकड़े की तरह लग रहा था और उसे अपनी तरफ बुला रहा था। उसने ये जानने की जहमत ही नहीं कि ये कमरा किसका है या यहाँ सोना मुनासिब भी है या नहीं। इस वक्त उसका जिस्म चीख चीख कर आराम मांग रहा था। उसके पाँव छाले जल रहे थे। वो लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर तक पहुंची और जूतों समेत उस नरम गरम पनाहगाह में गिर गई। मखमली बिस्तर का लम्स पाते ही जिससे उसकी रूह को करार आ गया। पलके बोझल होकर अगले ही लम्हे वो दुनिया माफिया से बेखबर गहरी नींद की वादियों में उतर गई। उसे खबर ही ना हुई कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी है और अनजाने में शेर की कुछाड़ में आकर सो गई है। अगर अभी से सोए बमुश्किल चंद ही घड़ियां गुजरी थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और जवेर शाह
تولیے میں گیلے بال خشک کرتا باہر نکلا۔ وہ ابھی ابھی طویل سفر اور پھر شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو کر نہایا تھا۔ زاویل کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور وقار تھا۔ وہ سنجیدہ مزاج اور کم گو تھا، جسے فضول شور شرابہ سخت ناپسند تھا۔ وہ اپنے کمرے کے سکوت میں سکون تلاش کرنے آیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کے مضبوط جسم پر خوب جچ رہی تھی۔ اسے وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ تھکن سے اس کا بھی برا حال تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنی پسندیدہ پرفیوم کا اسپرے خود پر کیا۔ پھر لائٹس آف کی اور صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی دینے دی۔ وہ جیسے ہی کمفرٹر ہٹا کر بستر پر لیٹنے لگا، اسے فوراً احساس ہوا کہ بستر خالی نہیں۔ اس کا ہاتھ کسی نرم وجود سے ٹکرایا تھا۔ ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں اسے جھٹکا لگا اور وہ بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ اسے فوراً لیمپ کی روشنی تیز کی اور اپنی نظریں بستر کی دوسری جانب مرکوز کر دی۔ وہاں وہ تھی، ایک لڑکی جو پوری طرح کمفرٹر میں لپٹی ہوئی تھی۔ صرف اس کا معصوم چہرہ باہر تھا۔ بکھرے ہوئے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بے ست سو رہی تھی۔ اس کی لمبی بلکہ گالوں پر سایہ پگن تھی اور ہونٹ ہلکے سے واہ تھے۔ جاوید کی آنکھوں میں غصے کے بجائے حیرت امڑ آئی۔ اسے سوالیہ نظروں سے اس اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ یہ کون ہے اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ اسے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سوچا، شاید مہمانوں میں سے کوئی ہوگی جو راستہ پٹک گئی، یا شاید شازیہ بھابی کی کوئی دوست۔ مگر یہ طریقہ تو نہیں ہے کسی کے کمرے میں گھسانے کا۔ زاویر ایک تہذیب یافتہ انسان تھا۔ وہ کسی سوتی ہوئی لڑکی پر چیخنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اس کی خلوت میں اس طرح مخیل ہونا چاہتا تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے پکارا، ایکسکیوز می، سنیے بی بی، یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے۔ مگر منہا تو جیسے مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی۔ زاویر نے قدرے جنجلا کر اس کے کندھے پر ہلکا سا ہلایا۔ اٹھے، آپ غلط جگہ سو رہی ہیں۔ اس کے لمس سے منہا نے صرف اتنی حرکت کی، کروٹ بدلی اور کچھ بڑبڑاتے دوبارہ پرسکون ہو گئی۔ زاویر اب شیشو پنچ میں اٹھا، یہ کیا کرے؟ اسے باہر نکالے یا کسی کو بلائے؟ اور وہ اتنا ظالم نہیں تھا کہ گہری نیند میں ڈوبی لڑکی کو جھنجھوڑے۔ کچھ لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹے۔ مگر اسی لمحے اس کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ کمرے کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی اور بغیر اجازت کے دروازہ کھل گیا۔ زاویر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کی والدہ نزہت بیگم کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جو وہ شاید اپنے بیٹے کی تھکن اتارنے کے لیے لائی تھی۔ ارے میرا بچہ، یہ بادام کا اسپیشل دودھ لائی ہوں، تھک گئے ہوں گے نا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، نزہت بیگم کی بولتی بند ہو گئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا۔ کلیم کی وجہ سے ٹوٹا تو نہیں، مگر دودھ کلیم پر پھیل گیا۔ منہا کا چہرہ دیکھتے ہی نزہت بیگم کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹ گئی۔ زاویر، یہ لڑکی کون ہے تمہارے بستر پر؟ وہ چہرہ دیکھ چکی تھی مگر پھر بھی تسلی کرنے کے لیے سوال کیا۔ ان کی آواز میں جیسے کوئی کڑکتی ہوئی بجلی تھی جس نے پورے کمرے کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی تیز آواز نے منہا کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ وہ ہڑبڑا کر ایسے اٹھی جیسے کسی نے اسے کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیا ہو۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی جہاں اب زاویر پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ دروازے پر نزہت بیگم کسی غضبناک دیوی کی طرح موجود تھی۔ منہا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہ لوگ کون ہیں۔ جب سمجھ آئی اور نیند کا غلبہ اترا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ آنٹی، وہ اس کی زبان لکنت کرنے لگی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ نزہت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو اتنی زور سے جھگڑا کہ اس کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جوان جہان لڑکی ہو ایک غیر مرد کے کمرے میں گھس آئی؟ تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو میں خوب جانتی ہوں جو امیر لڑکا دیکھ کر اس کے بستر تک پہنچنے کا شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہیں۔ میرا بیٹا ہی ملا تھا تمہیں بھانسنے کو؟ نزہت بیگم کے الفاظ منہا کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ وہ زاروں کی تار رونے لگی۔ منہا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ نہیں آنٹی، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کس کا کمرہ ہے۔ میں تو بس جگہ نہیں تھی تو بس بکواس بند کرو اپنی، نزہت بیگم نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ زاویر نے بیچ میں مداخلت کی کوشش کی۔ امی پلیز، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، سو رہی تھی جب میں آیا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ مگر نزہت بیگم سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تم چپ رہو زاویر، تم تو ہو ہی بولے، تمہیں کیا پتا یہ لڑکیاں کیسی چال باز ہوتی ہیں۔ شازیہ کی نند ہو کر یہ گل کھلا رہی ہے، ابھی نکالتی ہوں اسے باہر۔ انہوں نے منہا کو
बाजू से घसीटते कमरे से बाहर निकाला। मिनहा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरी बात तो सुन ले, मगर उसकी बेबसी का तमाशा बन चुका था। आधी रात का वक्त था, इसलिए ज्यादा लोग तो नहीं जागे, मगर जो 2-4 मुलाजिम या रिश्तेदार जाग रहे थे उन्होंने ये मंजर देखा और चामगोइयाँ शुरू हो गई। निजात बेगम उसे सीढ़ियों से घसीटती नीचे ले आई और सहन में लाकर छोड़ा। खबरदार, जो अब ऊपर वाली मंजिल पर कदम भी रखा, वहां किचन के फर्श पर पड़ी हो। सुबह मैं शाजिया से बात करूंगी कि कैसी बेहुदा नंद है इसकी। सहन में रात की खनकी ने ढेरे डाल दिए थे। दिसंबर की सर्द रात थी और ठंडी हवा हड्डियों में घुस रही थी। मीना ठंड से कांप रही थी, मगर उसके जिस्म की सर्दी से ज्यादा उसकी रूह ठंड रही थी। किचन के ठंडे फर्श पर एक कोने में दुबक कर बैठी थी। उसके पास कोई गर्म चादर भी नहीं थी। वो अपने घुटनों में सर्दी पूट पूट कर रो रही थी। आंसू देखे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अपनी यतीमी पर इतना तरस पहले कभी नहीं आया था जितना आज आ रहा था। ऐ अल्लाह, मेरी क्या खता थी? बस एक सुकून ही तो मांगा था कुछ पल के लिए। मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? सब मुझे बदकिरदार समझ रहे हैं। वो हिचकियों के दरमियान खुद से सवाल कर रही थी। उसका वजूद लर्ज रहा था। वो सोच रही थी कि काश उसके माँ बाप जिंदा होते तो आज कोई उसे यूं धक्के देकर ना निकालता। वहीं ऊपर कमरे में जाविर अपनी जगह साकित खड़ा था। माँ के जाने के बाद कमरे में हो जाने वाला सकूत उसे काट रहा था। उसे मीना का वो खौफजदा चेहरा, वो लड़ते हाथ और वो बेगुनाह आंसू भूल नहीं रहे थे। उसका जमीन उसे मलामत कर रहा था कि गलत हुआ है जावेद, बहुत गलत हुआ है। वो लड़की गलत नहीं थी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो सिर्फ थकी हुई थी और माँ ने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उससे बिस्तर पर लेटा नहीं जा रहा था। बाहर दर्जा हरारत गिर रहा था और वो लड़की बगैर किसी गर्म कपड़े के बाहर सहन में थी। एक जेंटलमैन होने के नाते वो ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तेजी से पलटा और कमरे से निकलकर नीचे की जानिब आया। किचन का दरवाजा हल्का सा खुला था और आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल पसीज गया। मिनहा घुटनों में सर्दी से सक रही थी। उसका वजूद सर्दी से सुकर कर एक गठरी बन चुका था। उसकी रोने की आवाज खामोश रात में बहुत दर्दनाक लग रही थी। जमीन ने आहिस्ता से गला खनकारा तो मिनहा ने डर कर सर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर खौफ की सर्दी थी। जफीर को देखते हुए मजीद सिमट की जैसे वो इसे मारने आया हो। वो पीछे खिसकने लगी। जमीन ने नरमी से जग में से पानी का गिलास पड़ा और उसकी तरफ बढ़ाया। पी लो और रोना बंद करो। उसके लहजे में हकमियत की बजाय एक अजीब सी अपनायत और दर्द था। मिना ने लड़ते हाथों से गिलास थामा। उसके दांत सर्दी से बच रहे थे। जवेन ने गहरी सांस ली और उसके सामने दो जानों होकर बैठ गया ताकि उसके कद का रूप उस पर न पड़े। देखो, मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो, वो महज एक इत्तेफाक था। मेरी वालदा गुस्से की जरा तेज है मगर दिल की बुरी नहीं है। बड़ी गलत फहमी हुई है। जवीन ने उसे तसल्ली दी मगर मिनहा का डर कम न हुआ। उसे बीगी पलकों से उसे दिखा। सब मुझे गलत समझ रहे हैं। कल सुबह सबको पता चल जाएगा। मेरे भाई भाभी, मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। मैं किस मुंह से जीऊंगी? उसके लहजे में जो कर्ब था उसने जावेर को अंदर तक हिला दिया। ये लड़की अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत के लिए रो रही थी। तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, मेरा वादा है। उठो, मेरे साथ आओ। जावेर ने फैसलाकुल लहजे में कहा। मिनहा सहम गई। कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी मार देंगी मुझे। तो खौफ से कांप उठी। जावेर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं कह रहा हूँ उठो। इतनी सर्दी में यहाँ रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरे कमरे में सोफा है, तुम वहां सो जाना। मैं लाउंज में सो जाऊंगा। और ये मेरा वादा है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे यकीन करो। जफीर की आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि मिन्हा इनकार न कर सकी। वो एक मुजरिम की तरह उसके पीछे चलती दोबारा उसी कमरे में आई जहां से जलील होकर निकली थी। जफीर ने अलमारी से एक गर्म कंबल निकाला और सोफे पर डाल दिया। यहाँ आराम करो और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। वो ये कहकर बाहर निकल गया। मिन्हा उस अजनबी मसीहा को जाते देखती रही। उस मर्द ने उसकी इज्जत बचाने के लिए अपना कमरा छोड़ दिया था। ये रात उसकी जिंदगी की सबसे तवील और अजीब रात थी, जिसमें एक तरफ जिल्लत का खौफ था तो दूसरी तरफ एक अजनबी का एहसान। मीना सोफे पर लेट तो गई मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सारी रात छुप कर घूरती रही, सोचती रही कि सुबह क्या क़यामत टूटने वाली है। उसका दिल हर आहट पर दरक उठता। दूसरी तरफ लाउंज के सोफे पर लेटा जावीर भी जग रहा था।
اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، اسے بس ضرور اس بات کا پتنگڑ بنائیں گی، اور وہ لڑکی جو پہلے ہی سہمی ہوئی ہے اس خاندان کی باتوں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ ظہیر کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ کیوں اس لڑکی کے لیے اتنا فکر مند تھا کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ شاید یہ اس کی فطرت تھی کہ وہ کسی مظلوم کو بے یار و مددگار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ شاید اس معصوم چہرے پر لکھی ہوئی اداسی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ رات نے اپنے پر سمیٹے اور صبح کی سفیدی نمودار ہوئی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ بات یہ ذات بیگم تک محدود نہ رہی تھی، بلکہ ملازموں کے مظریے کی بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ شازیہ کی نند رات کو زاویر شاہ کے کمرے میں پائی گئی تھی۔ لاؤنج میں ایک عدالت لگی۔ شازیہ کا شوہر شہباز غصے میں لال پلا ہو رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ شازیہ الگ آگ بگولا تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی سسرال میں ناک کٹ گئی۔ پورا گھر اکٹھا ہو چکا تھا۔ منہا مجرموں کی طرح سر جھکائے سب کے سر درمیان کھڑی تھی۔ اس کے وجود سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ زمین میں گھر جانا چاہتی تھی۔ شہباز نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ منہا کے گال پر رسید کیا۔ چٹاک کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ بے حیا لڑکی، ہم نے تجھے اس لیے پالا تھا کہ تمہاری ہماری عزت کا جنازہ نکال دے؟ رات بھر ایک نامحرم کے کمرے میں رہی ہو، تجھے موت نہ آئی؟ شہباز دہاڑ رہا تھا۔ منہا نے گال پر ہاتھ رکھ لیا، آنسو خاموشی سے بہ رہے تھے۔ اس کے پاس اپنے صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ عزت بیگم نے جلدی پر تیل چھڑکا۔ میں تو پہلے کہہ رہی تھی یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے لچھن دیکھو۔ زاویر تو معصوم ہے، اسے بہکایا گیا ہوگا، اس نے یہ لڑکی ہمارے خاندان کے قابل نہیں ہے۔ شازیہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اب کون اس سے شادی کرے گا؟ اس لڑکی کے کردار پر اتنا بڑا دبا لگ جائے، اسے تو کوئی شریف گھرانہ قبول ہی نہیں کرتا۔ دفع کرو اسے گھر سے، میں اسے اپنے ساتھ واپس نہیں لے کر جاؤں گی۔ ہر طرف سے لعنت ملامت کی بارش ہو رہی تھی، اور وہ اکیلی جان سب کے نشتر سہ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ تبھی سیڑھیوں سے ایک مضبوط اور باروب آواز آئی، خبردار اگر کسی نے اب ایک لفظ بھی مزید کہا۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ زاویر شاہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایسا جلال تھا کہ سب کو سانپ سونگ گیا۔ وہ سیدھا منہا کے پاس آیا اور اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی ماں اور شہباز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ لڑکی پاک دامن ہے اور اس رات کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا کیونکہ یہ بیمار تھی اور اسے سردی لگ رہی تھی۔ سب حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ شہباز نے تلخی سے کہا، تم اسے لے کر گئے تھے؟ واہ صاحب، تو کیا اب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ساری رات تم دونوں ساتھ رہے اور کچھ نہیں ہوا؟ دنیا یہ نہیں مانے گی زاویر صاحب، عزت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ روم میں لے کر گئے تھے تو اب بھگتو۔ جو لڑکی کسی نامحرم کے ساتھ ایک کمرے میں رہے، بھلا پھر وہ اسے کون اپناتا ہے؟ اب اس داغدار لڑکی کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ زاویر نے مٹھی بھینچی۔ اسے اندازہ تھا کہ معاشرہ کیا سوچتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ منہا کی واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر اس نے نہ کچھ کیا تو یہ بھیڑیے اس معصوم کو نوچ کھائیں گے۔ اس کی ایک نظر منہا پر پڑی جو کہ لرزتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی اور مایوسی تھی، اسے زاویر کو 2 قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جو شاید عام حالات میں وہ کبھی نہ اٹھاتا۔ ایک لمحے کا فیصلہ پوری زندگی کا رخ موڑ سکتا تھا۔ زاویر نے ایک گہری سانس لی اور وہ فیصلہ کر لیا جس کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے شہباز کی آنکھوں میں دیکھتے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر مسئلہ میری اور اس کی تنہائی کا ہے اور اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو اس کا حل ہے میرے پاس۔ ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں زاویر کے لبوں پر جمی تھی۔ زاویر نے منہا کی طرف دیکھا جو کہ لرز رہی تھی، پھر اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، میں منہا سے ابھی اور اسی وقت نکاح کروں گا۔ یہ جملہ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ عزت بیگم نے چیخ ماری، کیا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ اس 2 کوڑی کی لڑکی سے نکاح کرو گے تم؟ زاویر، میں تمہیں آگ کر دوں گی۔ زاویر نے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ادب تھا مگر فیصلہ اٹل تھا۔ ممی، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ جس لڑکی پر میری وجہ سے انگلی اٹھی ہے اس کی حفاظت اب میرا فرض ہے، اور میں ایک شاہ ہوں۔ اپنی غلطی کی سزا دوسروں کو نہیں دیتے شاہ، بلکہ کفارہ ادا کرتے ہیں۔ منہا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جو اسے جانتا تک نہیں تھا، وہ اس کے لیے اپنی ماں اور دنیا سے ٹکرا رہا تھا۔
शहबाज ने तंजिया हंसी हंसी निकाह? तुम तर्स खाकर निकाह कर रहे हो? जावेद ने मिनाह का हाथ थाम लिया। ये पहला लम्स था जिसने मिनाह को तहफ्फुज का एहसास दिलाया। तर्स नहीं शहबाज साहब, ये अब मेरी जिम्मेदारी है, और जवेश अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। मौलवी साहब को बुलाया जाए। उसके लहजे में ऐसा हुक्म था कि किसी को इनकार की जरूरत ही ना हुई। और उस वक्त जवेद का रूप ऐसा था कि कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में उसी लाउंज में जहाँ कुछ देर पहले उसे जलील किया जा रहा था, वहां निकाह का एहतमाम हो रहा था। मिनहा सुन थी। उसे लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रही है, और इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये वाकई हो रहा है? क्या वो उस अजनबी की बीवी बनने जा रही है? मौलवी साहब की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। क्या आपको जावेर अहमद शाह वल्द अहमद शाह के साथ निकाह कबूल है? उसे भीगी आंखों से जावेर की तरफ देखा, जो कि सर झुकाए बैठा था। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि गहरा सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मिन्हा ने लड़ते होंठों से बमुश्किल कहा, कबूल है। और इस दो लफ्जी इकरार के साथ ही उन दोनों की किस्मत एक ऐसी डोर में बंध गई जिसे सुलझाने के लिए उन्हें उम्र भर का सफर तय करना था। निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए मिन्हा के हाथ कांप रहे थे, मगर जावेर ने उसकी तरफ एक तसल्ली बख्श नजर डाली, जैसे उसे हौसला दियो, जैसे कह रहा हो कि डरो मत, मैं हूं ना। और फिर जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठे, मिन्हा के आंसू उसके हाथों पर गिरने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये शुक्र की ये खुद भी नहीं जानती थी। बस इतना जानती थी कि इस भरी दुनिया में आज पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी, किसी ने उसे अपनी ढाल बनाया था। वो शख्स अब उसका शौहर था, जिसे वो जानती तक नहीं थी, मगर जिसने उसे इस वक्त संभाला जब उसके अपने खूनी रिश्ते उसे रोंद रहे थे। निकाह के बाद निजहत बेगम गुस्से से पांव पटकते वहां से चली गई। देखते ही देखते जब तक टिके का ये कागजी रिश्ता। पर शाजिया भी मुंह बनाकर हट गई, मगर जावेर वहीं बैठा रहा। उसे मीना की तरफ देखा, रास्ता से कहा, चलो अपने कमरे में, ये तुम्हारा घर है, और अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मीना को लगा जैसे कोई बादशाह उसे मिल गया हो, जो उसे कांटों से उठाकर फूलों पर बिठा रहा था। मगर वो ये नहीं जानती कि फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का बिस्तर है, क्योंकि असल इम्तिहान तो अब शुरू होता था, जब उसे खानदान में अपनी जगह बनानी थी, जब उसे नफरत की निगाह से जहां देखा जा रहा था। मगर फिलहाल उसे जावेर के रूप में एक मजबूत सहारा मिल गया था, और यही उसके लिए काफी था। इस अनोखी शादी की शुरुआत हो चुकी थी। एक गलती, एक रात, और एक फैसले ने दो अजनबी दिलों को एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जो शायद मोहब्बत की सबसे खूबसूरत दास्तान बनने जा रहे थे। निकाह के वो दो बोल अदा करने के बाद जैसे वक्त थम सा गया। हवेली के दोनों दीवार वही थे, मगर मिलहा के लिए कायनात का रंग बदल गया था। वो अभी तक उसी सोफे पर सिमटी बैठी थी जहां कुछ देर पहले तक वो एक मुजरिम थी, और अब उसी घर के वारिस की मनगुआ बन चुकी थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही बाहर का शोर मदम बढ़ गया, और एक संगीन खामोशी ने दोनों के दरमियान डेरे डाल लिए थे। जावेद ने गहरी सांस लेकर एक गहरी निगाह उस लड़ती हुई लड़की पर डाली, जो कि अपनी ही जात में गुम थी। वो जानता था कि इस वक्त मिनहा के जहन में तूफान बढ़ पाए, और उसके मासूम जहन में हजारों खदशात सांपों की तरह फन फैला बैठे। जवीर आहिस्तगी से चलता उसके करीब आया और घुटनों के बल बैठ गया, ताकि उससे नजरें मिला सके। मीना ने डरते डरते पलकें उठाई, तो उसे जवीर की आंखों में हवस या एहसान नहीं, बल्कि एक गहरा ठहराव नजर आया। ऐसा ठहराव जो समंदर की तह में होता है। जावेर ने नरमी से उसे पुकारा, मिठा। उसका लहजा इतना मुलायम था कि मिन्हा का जब टूटने लगा। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। रोना नहीं, खबरदार, जो एक आंसू भी बहा तुम्हें। तुम अब जबीर शाह की बीवी हो, और मेरी बीवी को कमजोर होने का कोई हक नहीं है। मीना ने हिचकी रोकी और लड़ती आवाज में बोली, आपने ऐसा क्यों किया? सबके सामने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं तो वैसे भी रो रही थी, मुझे धक्के देकर निकाल देते, मगर अपने गले का तोक क्यों बनाया? मैं एक यतीम लड़की हूँ, आपके मायार की नहीं हूँ। जावेर ने एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ उसके आंसू अपनी पूरे पर चुने। तुम तोक नहीं हो मेरा, और ना ही मैं जिस बात में आकर कोई फैसला किया है। मैं तकदीर पर यकीन रखता हूँ, इंसान हूँ। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस रास्ते से मेरे घर तक पहुंचाया है, फिर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि मुझे तुम्हारे हाथ थामना पड़ा, तो यकीन जानो, इसमें रब की कोई बहुत बड़ी हिकमत है। ये सौदा नहीं है, और ना ही ज़बरदस्ती का बंधन है। मैंने दिल से तुम्हें कबूल किया है, और अब तुम मेरी इज्जत हो।
اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں خوب جانتا ہوں۔ اس کے الفاظ مرہم بن کر منہا کے زخمی وجود میں اترے۔ اس نے زاویر کے چہرے میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی اور اسے وہاں سوائے خلوص کے کچھ نظر نہ آیا۔ زفیر اٹھ کھڑا ہوا اور الماری سے ایک بڑا سا شاپنگ بیگ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ جو کپڑے ہیں جو امی نے میری ہونے والی بیوی کے لیے خریدے تھے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ تمہارے نصیب میں ہے، جاؤ جا کر یہ کپڑے بدل لو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس پرانے لباس میں رہو جو تمہاری بے بسی کی یاد دلاتا رہے۔ آج سے تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے تو حلیہ بھی نیا ہونا چاہیے نا۔ مینا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ بیگ تھاما۔ اس میں ایک جوڑا نکالا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی مگر ان میں ایک نئی چمک تھی، ایک امید کی کرن۔ اس نے ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا اور وہ سرخ رنگ کا قیمتی جوڑا ضبطن کیا جو زویر نے اسے دیا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو زویر کی نظریں اس پر جم سے گئی۔ وہ سرخ لباس میں کسی کھلی ہوئی گلاب کی طرح کلی جیسی لگ رہی تھی۔ چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں نمی نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ زاویر کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو ترس کھا کر لا رہا ہے وہ اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک خاموش وعدہ تھا، حفاظت کا، عزت کا اور ساتھ نبھانے کا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اب جاؤ اور سکون سے بیڈ پر سو جاؤ۔ میں صوفے پر ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ ظفیر کی اس شرافت نے منہا کے دل میں اس کے لیے عزت کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گئی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ساری رات اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہی جو صوفے پر سو کر سویا ہوا تھا، اور سوچتی رہی کہ دنیا میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو عورت کی عزت کو اپنی ہوس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگلی صبح ولیمے کا ہنگامہ تھا۔ منہا کو تیار کرنے کے لیے پارلر والی آئی ہوئی تھی کیونکہ اب وہ اس گھر کی بہو تھی، اور زویر نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو کمتر نہ سمجھے۔ جب منہا دلہن بن کر تیار ہوئی تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اس کا روپ نکھر کر سامنے آیا۔ شازیہ جو کل تک اسے نوکرانی سمجھتی تھی آج اس کا روپ دیکھ کر حسد کی آگ میں جل گئی تھی۔ وہ موقع پا کر منہا کے پاس آئی اور زہریلے لہجے میں سرگوشی کی۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ بھائی نے بس ترس کھا کر عزت بچائی ہے، ورنہ تمہاری اوقات وہی ہے جو کل تھی، یتیم اور بے سہارا۔ یہ مت سمجھنا تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو۔ بھائی کا جوش ٹھنڈا ہوتے تم واپس وہیں پہنچ جاؤ گی جہاں سے آئی تھی۔ شازیہ کے الفاظ نے منہا کی مسکراہٹ چھین لی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے مگر تبھی زویر کمرے میں داخل ہوا۔ اس سیاہ 3 پیس سوٹ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا روب ایسا تھا کہ شازیہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ زویر نے آتے ہی شازیہ کو نظر انداز کیا جیسے اس کا وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو، اور سیدھا منہا کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو بیگم، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے جس مان سے بیگم کہا تھا، شازیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور منہا کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس جوڑے پر مرکوز ہو گئی۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ قسمت ہو ایسی، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی نے کیا جادو کیا ہے کہ راتوں رات ملازمہ سے بیگم بن گئی۔ مگر زاویر نے منہا کی انگلیوں میں انگلیاں پہ بس کر رکھی تھی جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ دنیا کی باتوں سے مت ڈرو، تمہارے ساتھ ہوں۔ اسٹیج پر بیٹھ کر بھی زاویر کا سارا دھیان منہا کی طرف تھا۔ وہ بار بار اس سے پوچھتا، پانی چاہیے؟ تھک تو نہیں گئی؟ کھانا کھاتے جب زویر نے خود نوالا بنا کر منہا کے منہ میں دیا تو نیچے بیٹھی نزہت بیگم اور شازیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ محبت اور توجہ ان کے لیے سہانی رو تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ جس لڑکی کو ذلیل کرنا چاہتی تھی وہ آج مسند عزت پر بیٹھی ہے۔ منہا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس مرد کی پناہ میں وہ محفوظ تھی۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کے صبر کا پھل اسے دے دیا ہو۔ ولیمے کی تقریب تو بخیر و عافیت سے مکمل ہوگی مگر اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ جب مہمان رخصت ہوئے اور گھر کے دروازے بند ہوئے، رات کے کھانے کی میز پر گھر کا ماحول کشیدہ تھا۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ کانچ گرنے کی آواز بھی دھماکہ لگتی۔ نزہت بیگم نے نوالا پیٹ میں پٹکتے ہوئے کہا، زویر، اب یہ تماشا ختم کرو۔ تم نے عزت بچانی تھی، بچا لی، نکاح کر لیا، سب کے منہ بند ہو گئے۔
अब इस लड़की को फारिग करो, तलाक दो इसे और चलता करो। मैं इस कमज़ात लड़की को अपनी बहू के तौर पर कभी तस्लीम नहीं करूँगी। मेरी बहू वही बनेगी जो मेरे मायार की होगी। ये यतीम लड़की हमारे ख़ानदान पर धब्बा है। शाज़िया ने मुझे रुकवा दिया। हाँ भाभी, ठीक कह रही है। ये सब इसकी चाल थी, देखा नहीं? कैसे तैयार होकर बैठी थी, जैसे इसी घर की मालकिन हो। इसे कुछ पैसे देकर निकालो, अभी भी वक्त है। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मिन्हा का हवाला हलक में अटक गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो खौफज़दा नज़रों से ज़ावेर को देखने लगी। उसे लगा अब ज़ावेर भी माँ की तरह माँ की बात मान लेगा। आखिर माँ का हुक्म कौन टाल सकता है? ज़ावेर ने इत्मीनान से पानी का घूंट पड़ा और फिर वो चम्मच प्लेट में रख दिया और खड़ा हो गया। उसका चेहरा स्पाट था मगर आंखों में गुस्सा ठाठे मार रहा था। उसे मेज़ पर हाथ मारा जिससे सब उछल पड़े। बस बहुत हो गया अम्मी, मैंने आपका हर हुक्म माना, आपकी हर बात सर आंखों पर रखी, मगर मेरी बीवी के मामले में कोई मदाखलत मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ बुलंद होगी जिसमें शेर जैसी फर्ज थी। नेहा मेरी बीवी है, कोई टिश्यू पेपर नहीं है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दो। और रही बात उसे अपनाने की, तो सुन ले, अगर इस घर में मिन्हा को इज्जत नहीं मिली जिसकी वो हकदार है, तो मैं इसे लेकर अलग हो जाऊंगा। मुझे ये हवेली, ये जायदाद कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी बीवी, अपनी इज्जत लेकर कहीं और रह लूंगा, लेकिन अपनी बीवी की तस्वीर अपने ही घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। जवेर का ये अल्टीमेटम नजरत बेगम के लिए धचका था। वो जानती थी कि जवेर उनका इकलौता सहारा है और वो जो कहता है वो कर गुजरता है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनका फर्मा बरदार बेटा उस लड़की की खातिर उन्हें छोड़ने की बात करेगा। कमरे में मौत का सा सुनाटा छा गया। जवेर ने मिन्हा का हाथ पकड़ा। उठो मिन्हा, यहाँ तुम्हारे खाने का माहौल नहीं है। वो इसे लेकर कमरे में आ गया। हजारों की तार रोने लगी। आप मेरी वजह से अपनी माँ को नाराज मत करें, वो बद्दुआ देंगी। मैं बर्दाश्त कर लूंगी, जो भी वो कहेंगी, प्लीज आप घर मत छोड़े। और जवेर ने उसे सीने से लगाया। माँ नाराज नहीं है, बस उनकी अना आड़े आ रही है। वो समझती है कि मैं उनके हाथ से निकल गया हूँ। तो फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। उस दिन के बाद से घर में एक सर्द जंग का आगाज हो गया। जवेर सुबह ऑफिस जाता तो पीछे से नजरत बेगम का राज शुरू हो जाता। वो इंतकाम की आग में चल रही थी। उनका सारा गुस्सा मिन्हा पर निकलता। तो जान बूझकर मुलाजमों को छुट्टी दे देती और सारा काम मिन्हा पर डाल देती। ए मेहरानी, ये कलीन साफ करो, किचन के बर्तन मांजो, आज खाना तुम बनाओगी। तो हुक्म चलाती और मिन्हा सर झुकाकर जी अम्मी कहती और काम में जत जाती। वो जानती थी कि अगर उसने उफ भी की तो घर में फसाद होगा और वो जवेर को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। शाज़िया भी रोज आतंक थी और माँ के साथ मिलकर नई नई साजिशें बुनती। कभी सालन में नमक ज्यादा होने का बहाना करके गर्म सालन का प्याला फर्श पर पटकती थी, तो कभी इस्त्री करते हुए मिनहा के हाथ पर जानबूझकर गर्म इस्त्री छुआ देती। मिनहा की चीख निकल जाती मगर वो होंठों को दांतों तले दबा देती। सर्दियों के दिन थी, ठंडी पानी से कपड़े धोने की वजह से उसकी उंगलियां सूज गई थी और उनमें से खून रिसने लगा था, मगर वो शाम होने से पहले अपने जख्मों को छुपा रही थी। शाम को जब जवेर घर आता तो मिनहा जल्दी से मुंह हाथ धोकर बेहतरीन लिबास पहनकर मुस्कुराते उसका इस्तकबाल करती। वो नहीं चाहती थी कि जवेर घर आकर परेशान हो या माँ बेटे में कोई झगड़ा हो। जवेर अक्सर उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर पूछता, मिन्हा तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखें बूझी बूझी लग रही है, अम्मी कुछ कहती तो नहीं? मगर वो मुस्कुराकर उसके कोट को के बटन ठीक करते कहती, अरे नहीं, मम्मी तो बहुत अच्छी है, बस घर का काम काज तो होता ही है। मैं तो खुश हूँ कि अपने घर का काम कर रही हूँ। जफीर को शक तो था क्योंकि अपनी माँ की फितरत से बखूबी वाकिफ था, मगर मिन्हा की खामोशी और मुस्कुराहट के आगे वो बेबस हो जाता। और रात को उसके सोजे हुए हाथों को देखता तो उसका दिल खून के आंसू रोता। वो जान जाता था कि दिन भर उसके साथ क्या बीती है। उसे जबरदस्ती अपने साथ बैठाता, उसके हाथों की मालिश करता। तुम क्यों इतना काम करती हो, मुलाजिम है तो सही, मैं अम्मी से बात करूंगा। मीना उसके कंधे पर सर रखती थी और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेती कि मेरा घर है जवेर और वो आपकी माँ है, मेरी जन्नत। अगर वो मुझसे काम करवाकर खुश होती हैं तो मैं सारी जिंदगी करने को तैयार हूँ। बस आप मुझसे खुश रहे, आपकी खुशी के लिए मैं हर दर्द सह सकती हूँ। मीना की कुर्बानी और मोहब्बत सवेर को उसका और दीवाना बना रही थी। वो देख रहा था कि ये लड़की किस कदर साबिर है। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता अल्फाज का मोहताज नहीं रहा था। वो दोनों एक दूसरे की खामोशियां समझने लगे थे। जवेर के लिए अब घर
सुकून की जगह बन गया था, जहाँ मिन्हा की मुस्कुराहट उसकी दिन भर की थकन उतार देती थी। वो दोनों एक दूसरे के कमरे में रहते हुए एक फासले पर थे, मगर दिलों के फासले मिट चुके थे। जवीर मिन्हा की इज्जत करता था और उसके आराम का ख्याल रखता था। वो अक्सर रातों को उठकर देखता कि मिन्हा सुकून से सो रही है या नहीं। उस पर कंबल ठीक करता और उसके मासूम चेहरे को देखकर सोचता कि कैसे लोग इस हीरा सिर्फ लड़की को पत्थर समझ रहे। लज़ीज़ बेगम और शाज़िया की तमाम तर साजिशें उल्टी पड़ रही थी, क्योंकि जितना वो मिन्हा को ज़वेर की नज़रों से गिराने की कोशिश करती, मिन्हा अपनी आजिज़ी और खदमत से ज़वेर के दिल में उतना ही घर कर जाती। एक बार शाज़िया ने मिन्हा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने मेरी अंगूठी चुराई है। इज़्ज़त बेगम ने घर सर पर उठाया और तलाशी ली, तो अंगूठी मिन्हा के कमरे से मिली, जो कि शाज़िया ने खुद छुपाई थी। ज़वेर घर आया तो उसे अदालत लगी। मिन्हा रो रही थी और इज़्ज़त बेगम उसे धक्के दे रही थी। ज़वेर ने अंगूठी देखी और फिर शाज़िया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर चोरों वाली घबराहट थी। ज़वेर ने सिर्फ इतना कहा कि अगर मिन्हा को पैसों की ज़रूरत होती तो मुझसे मांगती। वो इस घर की मालकिन है, उसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। और शाज़िया, तो अपनी अंगूठी ना संभाल कर रखा करो। अगली बार ऐसी हरकत हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। ज़वेर का ये तमाद मिन्हा के लिए सबसे बड़ा इनाम था। उसे ज़वेर के पैरों में बैठना चाहा, मगर ज़वेर ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ मिन्हा, पर तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। यूं वक्त गुजरता गया और मिन्हा का सब्र और ज़वेर की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मगर घर की सियासत अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि एक बड़े तूफान का पेश खाना साबित हो रही थी, जो इन सब की जिंदगियों को बदल कर रख देने वाला था। कुदरत का निज़ाम भी अजीब है ना, और उसके फैसले इंसान अकल से भागरा होते हैं। वो इंसान को वहाँ से आजमाती है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता, और वहीं से नवाजती है जहाँ से उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती। हवेली में सर चम जा रही थी और मिन्हा सबर की ढाल थामे हर वार सह रही थी कि अचानक तकदीर ने ऐसा पलटा खाया जिसने सबकी आंखें खोल दी। वो गुरूर के बुतों को पाश पाश करके रख दिया। कड़ाके की सर्दी थी और रात का पिछला पहर था, जब हवेली पर खामोशी का राज था। सब अपने अपने कमरों में नींद के मजे लूट रहे थे कि अचानक इज़्ज़त बेगम के कमरे से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई, और साथ ही एक दिल खराश चीख फिजा में गूंजी। वो इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले की दिल दहल जाए। ज़बीर और मिन्हा, जो कि अभी सोने की तैयारी कर रहे थे और दिन भर की थकन उतारने के लिए बिस्तर पर लेटने ही वाले थे, घबरा कर नंगे पांव आ गए। ज़बीर के दिल में अजीब सा हौल उठा। तो दीवाना वार सीढ़ियां उतरता माँ के कमरे की तरफ लपका। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई और सांसें सीने में अटक गई। इज़्ज़त बेगम कालीन पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। उनका मुंह टेढ़ा हो चुका था और आंखें पथरा गई थी। जिस्म का दायां हिस्सा बेजान गोश्त के लोथड़े की तरह पड़ा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर हलक से सिर्फ अजीब सी खड़खड़ाहट निकल रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर अल्फाज उनका साथ छोड़ गए थे। जबीन ने एक चीख मारी और दीवाना वार माँ को उठाया। मम्मी, मम्मी क्या हुआ है आपको? मुझे देखे, मैं जबीर हूँ। मगर इज़्ज़त बेगम की आंखों में सिर्फ एक बेबसी और खौफ था। मिनाहा ने फौरन पानी छिड़का और जबीर को हौसला दिया। जबीर, संभाले खुद को, हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। जबीर ने कांपते हाथों से माँ को गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। मिनाहा भी नंगे पांव पीछे भागी। गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही और जबीर की आंखों से आंसू जारी थे। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने इमरजेंसी में मुआयना किया तो पता चला कि उन्हें फालिज का शदीद हमला हुआ है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी दिमाग की शरेयान फटते फटते बची है, मगर उनका दायां हिस्सा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। डॉक्टर ने जावेद को साइड पर ले जाकर जो बताया किसी की आमद से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें 24 घंटे देखभाल की जरूरत है। वो ना खुद खा सकेंगी और ना वॉशरूम जा सकेंगी और ना ही करवट बदल सकेंगी। ये सुनकर जावेद परेशानी के आलम में वही अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठ गया और सर पकड़ लिया। उसे अपनी माँ की हालत पर तरस आ रहा था। वो औरत जो पूरे घर पर राज करती थी, आज एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। लीला उसके साथ थी, उसे हौसला दे रही थी। सुबह होते ही जवेर ने शाजिया को फोन किया और रोते हुए माँ की हालत बताई। शाजिया अस्पताल तो आ गई, मगर माँ की हालत देखकर उसके चेहरे पर हमदर्दी से ज्यादा गिन और बेजारी के तासुरात थे। वो दूर दूर से ही माँ को देख रही थी, जैसे करीब जाने से उसे कोई बीमारी लग जाएगी। जब डॉक्टर ने कहा कि मरीजा को अस्पताल से घर ले जाए,
मगर इनकी सफाई-सुथराई और खाने-पीने का बहुत ख़्याल रखना होगा, क्योंकि वो बिस्तर से हिल भी नहीं सकती। तो शाज़िया ने फ़ौरन हाथ खड़े कर दिए और अपने असली रूप में आ गई। भाई, आप तो जानते हैं मेरे ससुराल में कितने मसाले हैं। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं रोज़-रोज़ यहाँ नहीं आ सकते। और फिर अम्मी की हालत ऐसी है कि इन्हें नहलाना-धुलाना और डायपर बदलना ये मुझसे नहीं होगा। मुझे उल्टी आती है इन सब कामों से। मैं तो अपने बच्चों की गंदगी भी मुश्किल से साफ करती हूँ। ये तो फिर एक बड़ी उम्र की औरत है। मैं नर्स रख दूंगी, मगर मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा। शाज़िया के ये अल्फाज निज़हत बेगम के लिए किसी जहर में बुझे खंजर से कम नहीं थे। वो होश में थी और अपनी लाडली बेटी की बातें भी सुन रही थी। वही बेटी जिसके लिए उन्होंने मिन्हा को जलील किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे का सुकून बर्बाद किया था। आज वही बेटी उनकी खदमत से इनकारी थी। उनकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। ज़बीर को अपनी बहन पर शदीद गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि वो शाज़िया को धक्के देकर बाहर निकाल दे, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहता, मिन्हा आगे बढ़ी और उसने ज़ावेर के कंधे पर मजबूती से हाथ रखते हुए शाज़िया की तरफ देखा और इंतहाई बावकार और मजबूत लहजे में कहा, आप फिक्र न करें आपा, आप जा सकती हैं अपने घर। ये मेरी माँ भी है, ज़ावेर की माँ मेरी माँ है। मैं इनकी खदमत करूंगी और तब तक करूंगी जब तक ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। और मुझे अपनी माँ की खिदमत करने में कोई गिल नहीं आती। जन्नत माँ के कदमों के तले होती है ना, और मैं ये जन्नत इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं एक फुल टाइम नर्स हायर कर लूंगी। जबीन ने कहा, मगर लिल्हा ने रद्द कर दिया, जैसे ख्याल बेटी रख सकती, नर्स नहीं रख सकती, आप परेशान ना हो। मीना का ये अज़्म देखकर जावेर की आंखों में नमी तैर गई। उसे लगा जैसे मीना के रूप में उसे कोई फरिश्ता मिल गया हो। नज़रत बेगम को घर लाया गया। फिर मीना का एक नया और कठिन इम्तिहान शुरू हुआ, जिसने उसे कुंदन बना दिया। वो दिन रात एक करके सास की खिदमत में जाती, और सुबह सवेरे उठती और फजर की नमाज के बाद निज़हत बेगम का बिस्तर साफ करती, उन्हें बच्चों की तरह नहलाती, उनके कपड़े बदलती और फिर अपने हाथों से दलिया बनाकर एक एक चम्मच उनके मुंह में डालती। निज़हत बेगम का भारी जिस्म उठाना मिन्हा जैसी नाजुक लड़की के लिए आसान नहीं था। कई बार उन्हें उठाते हुए मिन्हा की कमर में शदीद दर्द होने लगता, पसीना उसकी पेशानी से बहने लगता, मगर वो उफ तक न करती कि कहीं सास को ये ना लगे कि वो बोझ है। वो रातों को जाकर उनके पाँव दबाती, तेल से मालिश करती और तिलावत करके उन पर फूंकती। निज़हत बेगम जो बोल नहीं सकती थी, अपनी आंखों से ही सब देख रही थी। लॉन का उनका जहन काम कर रहा था और वो हर पल अपने ज़मीर की अदालत में पेश हो रही थी। और वो देख रही थी कि उनकी अपनी बेटी बदबू के डर से कमरे में झांकती तक नहीं, फ़ोन पर भी बस खैरियत पूछ कर रख देती है। और ये गैर लड़की जिसे उन्होंने जूते की नोक पर रखा था, जिसे उन्होंने किरदार किरदार उसकी तौहीन की थी और उसकी गंदगी साफ करते हुए भी माथे पर शक्ल नहीं लाती थी। वो मुस्कुराती उनसे बातें करती रहती थी। अम्मी जान, आज मौसम बहुत अच्छा है, आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम बाग में भी सैर को जाएंगे। मिन्हा की इन बातों में निज़त बेगम के पत्थर दिल को मौम कर दिया था। वो अपनी बेबसी और मिन्हा की अजमत के आगे हार चुकी थी। नदामत के आंसू सारा दिन उनके तकियों को भिगोते रहते। वो सोचती थी कि मैंने हीरे को ठुकराकर पत्थर को सीने से लगाया हुआ था। ये लड़की तो रहमत है और मैं इसे जहमत समझती रही। एक रात जावेर पानी लेने उठा तो उसने देखा कि माँ के कमरे की लाइट जल रही है, और दबे पाँव वहां गया तो देखा कि मिन्हा रजत बेगम के बिस्तर के पास चाय नमाज बिछाए सजदे में पड़ी सिसक रही थी और रो रो कर दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह, मेरी माँ को सेहत दे दे, इनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। या अल्लाह, मेरी गलतियों को माफ़ कर, अगर मेरी किसी कोताही की वजह से उन पर ये वक्त आया तो मुझे माफ़ कर दे। मेरी उम्र भी इन्हें लगा दे, मगर इन्हें फिर से खड़ा कर दे। ज़वेर वहीं दरवाजे पर जम गया। उसका वजूद लर्ज गया। उसका दिल चाहा कि वो मिन्हा के कदमों में बैठ जाए, और उसने आज तक इतनी पाकीज़ा और बेलौस मोहब्बत नहीं देखी थी। उसने वहीं खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे मिन्हा जैसी शरीके हयात दी। कुछ ही हफ्तों की अनथक मेहनत रंग लाई और निज़हत बेगम की हालत में बेहतरी आने लगी। उनकी जुबान की लकनत कम हुई और हाथ पैरों में हरकत पैदा हुई। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे मुमकिन हुई, मगर ये मिन्हा की खदमत और दुआओं का नतीजा था। एक सुबह जब मिन्हा उन्हें दवाई पिला रही थी और उनका मुंह साफ कर रही थी, तो निज़हत बेगम ने अपने कपकपाते बाएं हाथ से मिन्हा का हाथ थाम लिया। मिन्हा चौंक कर उन्हें देखने लगी। निज़हत बेगम की आंखों में
आंसुओं का सैलाब था और चेहरे पर शदीद पछतावा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से टूटे फूटे अल्फाज में कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अंधी थी, मैंने हीरे को पत्थर समझा, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दो। इज्जत बेगम का ये तराफ कमरे की फिजा को बोझल कर गया। ये उनका गुरूर टूटने की आवाज थी। मीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन उनका हाथ चूम लिया और अपने गाल पर लगाया। अम्मी, आप ऐसा मत कहे, आप माँ है और माएँ बच्चों से माफी नहीं मांगती। आपने मुझे बेटी कहा है, यही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था, कोई एहसान नहीं। आप मुझसे राजी हैं, यही मेरी जन्नत है। दरवाजे पर खड़ा जवेर ये मंजर देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सका और अंदर आकर माँ और बीवी दोनों को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आज उसका घर मुकम्मल हो गया था। आज नफरत के साए स्याह बादल फट छट गए थे और मोहब्बत की धूप निकल आई थी। शाजिया जब कुछ दिनों बाद दोबारा आई तो उसका मकसद माँ की अयादत करना कम और ये देखना ज्यादा था कि माँ ने कहीं अपनी ज्वेलरी मीना को तो नहीं दे दी। उसने देखा कि घर का माहौल ही बदला हुआ है। इज्जत बेगम व्हील चेयर पर बैठी थी और मिन्हा उन्हें अपने हाथों से फल खिला रही थी। शाजी ने तंजिया अंदाज में कहा, अरे वाह भाई, बहू हो तो ऐसी, जादू कर दिया अम्मी, पर लगता है अब तो हमें भूल ही गई है। इज्जत बेगम ने पहली बार बेटी को डांट पिला दी और इनके लहजे में वही पुरानी कड़क वापस आ गई थी। खबरदार शाजिया, अगर मिन्हा के बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा। मेरी जादूगरनी नहीं, मेरी बेटी है, मेरी असल वारिस। और उससे जो मेरे लिए किया ना, वो तुम 7 जन्मों में भी नहीं कर सकती थी। तुम तो मेरी गंदगी से भाग गई थी, मगर इसने मुझे संभाला। जाओ अपने घर और अपनी अंगूठियों की हिफाजत करो। मुझे अब सिर्फ अपनी बेटी मिन्हा की जरूरत है। शाजी अपना सा मुंह लेकर रह गई थी और मिन्हा का सर फखर से बुलंद हो गया। घर के हालात पुरसुकून होते ही जावेर और मिन्हा के दरमियान जो एक अनजानी सी कशिश थी वो ख़त्म होने लगी। अब वो सिर्फ जिम्मेदारी के रिश्ते में नहीं बल्कि दिल के रिश्ते में बन चुके थे। अब उनके दरमियान खामोशी भी गुफ्तगू करती थी। जवेर की निगाहों में मिन्हा के लिए जो स्टाइश थी वो मिन्हा की दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। मौसम नहायत रोमांवी था। ठंडी हवा चल रही थी और बादल जोरों शोर से बरस रहे थे। मिन्हा छत पर खड़ी बारिश की बूंदों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। वो बारिश में हाथ फैलाकर कुदरत के नज़ारों में गुम थी कि जवेर वहां आ गया और उसे खामोशी से मिन्हा के पीछे खड़े होकर उसे अपनी बाहों की हिसार में ले लिया। मिन्हा शर्मा गई मगर उसने मजामत नहीं की। उसे जावेर की हिसार में दुनिया का सबसे महफूज मकाम महसूस हुआ। जवेर ने उसके कान में सरगोशी की, जानती हो मिन्हा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे मोहब्बत होगी, और वो भी इस तरह। मुझे लगता था कि निकाह सिर्फ एक जिम्मेदारी है, एक समाजी मुआहदा, मगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने अपने सब्र, अपनी वफा और अपनी खदमत से मेरे दिल को फतह कर दिया। तुमने मुझे जीना सिखाया। अब तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी हो, मेरी रूह का सुकून हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो सोचता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा नेक अमल किया है जिसके बदले खुदा ने तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। मिन्हा ने पलट कर जावेद की आंखों में देखा जहाँ इश्क ठाठे मारा था। उसे धड़कते दिल के साथ कहा, और आप मेरे लिए अल्लाह का बेहतरीन इनाम है जवेद। मैं तो टूटी हुई कश्ती थी जिसे कोई किनारा नहीं मिल रहा था। आपने मुझे उस वक्त थामा जब मैं गिर रही थी, जब सब मुझे दुत्कार रहे थे। मैं सारी जिंदगी आपकी शुक्र गुजारूंगी। जवेद ने उसके लबों पर उंगली रख दी। मोहब्बत में शुक्रिया नहीं होता, सिर्फ साथ होता है। और मैं वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं तुम्हारी ढाल बनकर रहूंगा। बारिश तेज हो गई और वो दोनों बारिश के कतरों के दरमियान अपनी मोहब्बत की पहली बाकायदा बारिश में भीगते रहे। ये वो लम्हा था जब दो दिल वाकई एक हो गए थे और उनके दरमियान मौजूद हर दीवार गिर चुकी थी। कुछ माह बाद घर में खुशियों का एक ऐसा तूफान उमड़ आया। जब मिन्हा की तबीयत खराब हुई, उसे चक्कर आने लगे और वो खाना पीना छूट गया। जावेर उसे परेशानी में डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाई कि मिन्हा उम्मीद से है। ये खबर सुनते ही जावेर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने वहीं अस्पताल में सजदा शुक्र अदा किया। घर आकर जब ये खबर निज़ात बेगम को मिली तो उन्होंने खुशी से हड़बड़ी मचा दी और अपनी व्हील चेयर घुमाती पूरे घर में घूमने लगी।
انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور منہا کی بلائی لیتی نہ اتھکتی تھی کہ میرا وارث آنے والا ہے، میری نسل بننے والی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ دن دکھایا۔ اب نسبت بیگم اور زوین مل کر منہا کا خیال رکھتے۔ زوین منہا کا خیال کسی کانچ کی گڑیا کی طرح رکھنے لگا، سیدھے اترنے سے منع کر دیا کرتا۔ کچن کے کاموں کے لیے 2 ملازمین رکھ لی گئی۔ وہی منہا جو کبھی ٹھنڈے فرش پر برتن دھوتی تھی اب اس کے گھر کی ملکہ تھی، جس کے اشارے پر سب کام ہوتے تھے۔ شازیہ کا سد اب بھی برقرار تھا، مگر اب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ منہا نے اپنے اخلاق سے سب کو اپنا بنا لیا تھا۔ زوین آفس سے جلد گھر آ جاتا اور گھنٹوں منہا کے پیٹ پر کان رکھ کر بچے کی حرکت محسوس کرتا اور مسکراتا کہ تم دیکھنا منہا، ہماری بیٹی ہوگی بالکل تمہاری کی طرح خوبصورت اور نیک، میں اسے دنیا کی سب سے خوش قسمت بیٹی بناؤں گا۔ منہا ہنس پڑتی، نہیں بیٹا ہوگا، بالکل آپ جیسا بہادر اور انصاف کرنے والا، جو مظلوموں کو کا ساتھ دے گا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی نوک جھوک زندگی کا حسن بن گئی تھی، اور پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب حویلی میں بچے کی رونے کی آواز گونجی۔ منہا کی تکلیف اور صبر کے بعد اللہ نے انہیں چاند سے بیٹے سے نوازا۔ زوین نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ننھے وجود کو تھاما اور اس کے کان میں اذان دی۔ اس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہ رہے تھے، اسے لگا جیسے اس کے ہاتھوں میں پوری کائنات سمٹ آئی ہو۔ نسبت بیگم نے پوتے کو گود میں لیا، ان کا چہرہ کھل اٹھا، انہوں نے منہا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، جیتی رہو میری بیٹی، تم نے اس گھر کو مکمل کر دیا، تم نے مجھے پوتا دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ زوین منہا کے پاس آیا جو کہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں ممتا کی چمک تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا مگر اس پر ایک عجیب سا نور تھا۔ زوین نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ شکریہ منہا، مجھے باپ بنانے کے لیے شکریہ، مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ، میرے گھر کو جنت بنانے کے لیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری اولاد کو وہی سکھاؤں گا جو تم نے مجھے سکھایا، صبر اور محبت۔ منہا نے مسکرا کر زابیر کو دیکھا اور کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے زابیر، اس نے ہمیں صبر کا پھل دیا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اس کا اجر بہترین ہوتا ہے۔ وہ رات جو کبھی رسوائی کی رات لگ رہی تھی آج اس گھر کی خوشیوں کی بنیاد بن چکی تھی۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر نیت صاف ہو اور اللہ پر توکل ہو تو کانٹوں بڑے راستے بھی پھولوں کی سیج بن جایا کرتے ہیں۔ دل سے دل تک یہ سفر ایک غلط فہمی اور ازمائش سے شروع ہوا تھا، لیکن اپنی محبت پر تمام ہوا۔ زویل، منہا اور ان کا ننھا بیٹا ایک مکمل تصویر تھے، ایک ایسی تصویر جس میں محبت، احسان اور وفا کے رنگ بڑے تھے، اور یہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ کہانیاں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہاں سے ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا، جہاں اب صرف خوشیاں تھی اور سکون تھا، اور یہ سب منہا کے صبر اور زویر کی انصاف کی بدولت تھا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔